नमस्कार, आप देख रहे हैं एडोरेट कॉमर्स। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है अकाउंटेंसी का सिलेबस का वीडियो है जो सीयूटी बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने सारे कॉलेज हैं, चाहे आप एसआरसीसी के लिए कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में सीयूटी बीकॉम के लिए जहां पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एज आपने डोमेन में चूज किया है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें सिलेबस आपको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार सीयूटी यूजी में जो सिलेबस चेंज हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको जितने सारे मटेरियल नोट्स सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब से या फिर अलग अलग अपने प्ले स्टोर ऐप से, वो सारा का सारा पिछले साल का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उससे बच के रहिएगा। यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस अगर आपके पास पिछला होगा तो आप उससे मैच करा के चेक भी कर सकते हैं कि हम आपके लिए सही बोल रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, तो जो बीकॉम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, लास्ट के वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पार्टनरशिप टॉपिक है, पार्टनरशिप जो फंडामेंटल्स है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे पहले जो आपका एनपीओ आता था, एनपीओ वाला पोर्शन आपका खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपका एनपीओ आता था, एनपीओ पिछले साल के सिलेबस में था और इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप जाके कंपटीशन में फाइट कर पाओगे, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि कम समय में हम वही टॉपिक पढ़े जो हमारे लिए रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैनल पे वही वीडियो प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा लेट ही जाएगा लेकिन वही कंटेंट जाएगा जो आपका एथेंटिक होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक लिखे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है। फाइनल अकाउंट बनता है, जिसमें फाइनल अकाउंट आपका फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स करेंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। और जो करंट अकाउंट होता है डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, और जो कैपिटल अकाउंट होगा फिक्स में वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा जो पार्टनर्स लोग होंगे उन्हीं के बीच में शेयर किया जाएगा। जो एग्रीड रेशियो होगा उसी रेशियो में हम लोग आपस में शेयर करेंगे। सर अगर एग्रीड रेशियो नहीं होगा तो किस रेशियो में शेयर करेंगे, तब आप इक्वल शेयर करोगे, पहले से डिसाइडेड नहीं रहेगा तो इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप यह समझ सकते हो कि देखिए जिस हिसाब से हम आपको सिलेबस में ही आपको बहुत सारे क्रिप्स पॉइंट बता दे रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सेकेंड यूनिट आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, जिसमें आपको एडमिशन चैप्टर पढ़ना होता है, रिटायरमेंट पढ़ना होता है, ठीक है ना, और डेथ का चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पार्टनर के बीच में चेंजेस होते हैं, उनके बीच में जो टर्म एंड कंडीशन चेंज होते हैं उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होता है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मींस जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इन लोगों के बीच में जैसे 4 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और ये लोग बोलते हैं कि जैसे आफ्टर 4 इयर्स हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अभी इक्वल बांट रहे हैं, 4 साल के बाद हम लोग 2:1 कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये इस तरीके से, या फिर अगर अभी 2:1 है तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स हम लोग इक्वली कर लेंगे, ठीक है ना। इट मींस पार्टनर के बीच में कोई चेंज, मतलब पार्टनर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई ना पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, वही पार्टनर उनके बीच में रेशियो का चेंजेस हो रहा है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो देखने को मिलता है कि अगर नया जो रेशियो है उसमें पार्टनर को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो गेनिंग बोलेंगे, और पहले के कंपैरिजन में अगर उसे कम प्रॉफिट मिलेगा तो सेक्रीफाइस बोलेंगे। अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है कि एसेट्स हमारा पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी हमारा पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इसका हम एक अकाउंट बनाते हैं। उस जो इंक्रीज या डिक्रीज होने का जो बस वैल्यू होता है उसका जो इफेक्ट होता है उस बैलेंस का हम लोग
प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, ठीक है ना, जो रिवैल्यूएशन होता है उसके प्रॉफिट को पार्टनर या जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई पीछे का रिजर्वेंट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल क्या होता है, गुडविल के नेचर है ना, फैक्टर गुडविल का जैसे कैट नेचर, डॉग नेचर, रैट नेचर, इससे रिलेटेड, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से गुडविल इंपैक्ट होती है ना, ऐसे क्या क्या पॉइंट है। जैसे आप ज्यादा कैपिटल लगाए रहोगे तो आपका गुडविल ज्यादा होगा, कम कैपिटल लगाओगे तो आपका कम गुडविल बनेगा, ठीक है। आप ऐसी जगह पे बिजनेस ओपन किए हैं जहां पे ज्यादा कंज्यूमर आने के चांसेस है तो आपका ज्यादा गुडविल बनेगा। आप ऐसी जगह बिजनेस ओपन कर दिए हैं जहां पे लोग कम जाते हैं तो आपका गुडविल कम क्रिएट होगा, ठीक है। और गुडविल किस तरीके से अलग अलग एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मल्टीप्लायर इन कैपिटलाइजेशन मेथड। मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट गुडविल दो तरीके से होता है, जो सिंपल मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो गुडविल होता है उसी को हम लोग मल्टीप्लायर मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक नया पार्टनर की एंट्री होगी, उसके आने की वजह से जो पार्टनर के बीच में चेंजेस होते हैं, है ना, उसको हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिजर्व जो एक्यूमुलेटेड पीछे का जो प्रॉफिट बांटे नहीं है तो वो उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अगर ओल्ड पार्टनर के बीच में है, और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना होता है, न्यू के हिसाब से ओल्ड करेगा या फिर ओल्ड के हिसाब से न्यू करेगा, ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर। जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है तो उस समय क्या गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो होता है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चेंजिंग रेशियो। और अकाउंटिंग गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है कि किस तरीके से एक पार्टनर के जाने की वजह से गुडविल, है ना, जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है गुडविल, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और जिस दिन कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है उस दिन जो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एक पार्टनर के जाने के बाद, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था किससे रिलेटेड, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों में चेंजेस है। ऊपर आपने जो देखा कि पार्टनर के बीच में चेंज हो रहे थे, चाहे वो एडमिशन के समय या फिर रिटायरमेंट की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप फॉर्म ही क्लोज हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो किस तरीके से अकाउंटिंग सेटलमेंट किया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान रखिएगा कि एडमिशन के चैप्टर जब पढ़ेंगे और रिटायरमेंट का टॉपिक जब हम लोग कवर करेंगे या डेथ का टॉपिक करेंगे तो वहां पे हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। और जब बिजनेस क्लोज कर देते हैं पार्टनरशिप फर्म का तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है ना, या रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग पूरा चार्ट बुक के जरिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी आगे आपको बताएंगे पूरा लास्ट में क्या क्या स्कीम हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। रिलेटेड अकाउंट एक्सक्लूडिंग द पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूड किया गया है और ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम कोई बिजनेस किसी कंपनी को सोल्ड कर देते हैं फिर हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर, ये वाला टॉपिक आपका नहीं कवर है इसमें, मतलब ये आपका सीयूटी एंट्रेंस में नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अकाउंट का है, जिसमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स रिलेटेड टॉपिक होंगे। शेयर का टॉपिक जैसे कंपनी क्या है, कंपनी के मीनिंग, कंपनी के फीचर्स, उसके बाद आ जाएगा शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल के मीनिंग, नेचर एंड टाइप, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स को होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स को होते हैं, ठीक है। शेयर का अलॉटमेंट और शेयर का इशू, है ना, मतलब किस तरीके से शेयर हम इशू करते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, इससे रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं, जब जितना हमारे पास शेयर हमने पब्लिक में इशू किया, कंपनी अच्छी थी, लोग ज्यादा शेयर लेने के लिए आ जाते हैं, उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो हमने शेयर इशू किया वही पब्लिक लेने के लिए अभी नहीं आ पाई है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस हमने 10,000 शेयर इशू किया
और अभी शेयर लेने के लिए बस 6,000 लोग हैं, 7,000 लोग हैं, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इशू एट पर शेयर, जैसे 10 का शेयर है और मैंने 10 में ही उसको सेल किया, उसको बोलेंगे इशू एट पर। इशू एट प्रीमियम, जैसे 10 का शेयर है और 10 से ज्यादा का मैंने उसको सेल किया मार्केट में, उसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट जो कि अब बंद हो चुका है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती है। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे 10 का शेयर है, मैंने उसको इशू किया 10 रुपए से कम, 9 पे इशू किया, फिर 8 पे इशू किया, उसको हम लोग इशू एट डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, वो फर्स्ट कॉल को पैसा तो दिया ही दिया, साथ में फर्स्ट कॉल के समय उन्होंने सेकेंड कॉल का पैसा पेड कर देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और वही नहीं दे पाते हैं, उसको बोलते हैं एरियर, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होगा कि हमने कोई एसेट्स खरीदा या फिर हमने कोई किसी से लोन लिया, हम शेयर उसके, जनरली क्या होता है कि हम पब्लिक को शेयर देते हैं तो पब्लिक हमें पैसे देती है, फिर उसी पैसे से हम बिजनेस करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक को हम शेयर इशू करेंगे तो पैसा नहीं देगा। इट मीन्स हमने कोई बिल्डिंग, मशीनरी या फिर कोई एसेट्स परचेज कर रखा था, उसके अगेंस्ट हमने शेयर इशू कर रखा है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर फ्यूचर, जब हम कभी शेयर इशू कर दिए होते हैं तो जो शेयर परचेज किए होते हैं, अगर वो कंपनी का पूरा पैसा, जैसे अब कंपनी पैसा अलग अलग पार्ट में मांगती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे, तो जो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का या थर्ड कॉल का या जो भी पैसा नहीं देते हैं, कंपनी उन्हें एक प्रॉपर नोटिस देती है, उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं पेड करते हैं तो कंपनी उनके शेयर को सीज कर देती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन ऑफ शेयर मतलब आपका क्या हो जाएगा, सीजर ऑफ द शेयर हो जाता है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर होता है, सीजर मतलब सीजर ऑफ शेयर, ठीक है। आप शेयर अपने पास रख रहे, आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग फिर से उस शेयर को री इशू करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उस तरीके के बाद जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होता है कहाँ पे जाता है ना, फॉरफीटेड का जो क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ पे जाएगा। उसके बाद जो हम शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करते हैं, तो शेयर बेसिकली शेयर कैपिटल हेडिंग में चला जाएगा, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के टॉपिक में चला जाएगा। डिवेंचर हम किस तरीके से इशू करते हैं, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर को हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू कर सकते हैं। इट मींस हमने किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, उसकी जगह हमने डिवेंचर इशू कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा, जो यूनिट नंबर 5 है, पहले कंप्यूटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दोनों करना कंपलसरी था, इस बार आपको सीयूटी ने अच्छा कर दिया है। या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करिए या फिर आप कंप्यूटर वाला पोर्शन करिए, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना होगा, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सर हम दोनों पढ़ रहे हैं तो क्या करें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप दोनों पे टाइम दे रहे हो। हाँ, अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए थोड़ा अच्छा भी है, क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों पढ़ते हो वहां पे आप देख लेना किससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन आया, अगर टाइम आपके पास बचेगा तो। अदरवाइज एक पे आप फोकस करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें आप कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं और प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में शेड्यूल थर्ड के पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मा है और फॉर्मेट है, पार्ट 2 में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा है, ठीक है। तो इसमें मेन हेडिंग, सब हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सब होते क्या है, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग क्या होते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि हमने जो भी हमारा बिजनेस था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पहले कितना एसेट था, अब कितना एसेट है, उसका कंपैरिजन करते हैं, जिसमें हमको कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आपका रेशियो एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस होता है। इस तरीके से कैश फ्लो, फंड फ्लो, इससे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि अपने ही कंपनी का पिछले साल के डेटा का या फिर अपने कंपनी का किसी दूसरे की कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरिजन करना, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज में क्या होता है कि सिंगल ईयर के डेटा का, जैसे मान लीजिए कि एसेट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, तो टोटल एसेट्स में बिल्डिंग का क्या परसेंटेज है, टोटल एसेट्स में फर्नीचर का क्या परसेंटेज है, उसको हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, जिसमें 4 टाइप के रेशियो होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म का होता है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है ना।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड में जो कि हम बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो किस तरीके से इसका प्रिपरेशन किया जाता है, किस इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और जो हमारे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होते हैं उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड का टैक्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, सेल परचेज जो भी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, और कितने इसमें एक्टिविटीज होती हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज पर आईसीएआई, आईसीएआई क्या है, एक सीए की संस्था है जो 1 जुलाई 1949 में स्टेब्लिश हुई थी, जो सीए कराती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आईसीएआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो या तो आपको यह टॉपिक करना होगा पांचवा, या फिर आपको ऑप्शनल आपको सेकंड ऑप्शन में दिया जा रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इससे रिलेटेड आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चार्ट अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से कोड और हायरार्की ऑफ द अकाउंट हेड्स किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग स्प्रेडशीट जनरेट करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जनरेट करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है उसका किस तरीके से हम एप्लीकेशन किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे जनरेट किया जाता है, और कैसे पेरोल सिस्टम बनाया जाता है, कैसे डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाया जाता है, कैसे लोन का रीपेमेंट का जो ईएमआई हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनता है, ठीक है ना, पेरोल कैसे बनता है, और किस तरीके से पूरे स्प्रेडशीट को हम एक ग्राफ के जरिए चार्ट के जरिए शो करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात तो आपका सिलेबस का रह गया। अब बात आपको बता दें कि एंड्रॉइड कॉमर्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन हमारी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाइए, हमारा एंड्रॉइड डिजिटल क्लासेस ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल मिलते हैं, ठीक है ना, फ्री में आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में आपको गाइडेंस नोट मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और वहां पे कॉम्बो कोर्स भी है सीयूटी बीकॉम एसआरसीसी के लिए, है ना, सीयूटी बीकॉम बीएचयू के लिए, है ना, इस तरीके से अलग अलग वहां पे कोर्स बनाए गए हैं, तो वहां पे आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। रह गई बात अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड्रॉइड डिजिटल से, है ना, एंड्रॉइड कॉमर्स से, तो वाराणसी एक प्लेस है ना यूपी में, आप वाराणसी में दुर्गा कुंड में आ सकते हैं, जो कि 27 मार्च से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 27 मार्च से हम लोग बैच स्टार्ट कर, एक बैच हम लोगों का मॉर्निंग में अभी चल रहा है, लेकिन 26 मार्च को जैसे ही पेपर खत्म होगा तो 27 मार्च से हम लोग सेकेंड बैच स्टार्ट करेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर होगा या फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख भी रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें और अपने सीट को बुक करें, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही सिलेबस, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ वहां पे भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।